बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12। तो ये याद रखिएगा, जो विटामिन B12 है इसका जो है ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, और ये एक ऐसा विटामिन है, अगर इसकी कमी हो जाए तो पेशेंट को एक अनीमिया हो जाता है, जिसे कहते हैं परनीशियस अनीमिया। ठीक है, तो ये एक आपका MCQs आता है कि विटामिन B12 की कमी की वजह से जो अनीमिया होता है उसको क्या कहते हैं, परनीशियस अनीमिया। ओके, तो अब ये ना, तो हम लिखते हैं कि विटामिन B12 जो है इट इज़ द मोस्ट पोटेंट विटामिन। ठीक है, इट्स डेफिशिएंसी काजेज परनीशियस अनीमिया। तो ये आपका एक MCQs है कि विटामिन B12 की कमी से जो अनीमिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, परनीशियस अनीमिया। ठीक है, तो विटामिन B12 के यदि अभी देखिए दूसरे नाम भी हैं, सिनोनियम्स हैं। ठीक है, हम इसको कोबालामिन भी कहते हैं। ठीक है, सुनते रहे, कोबालामिन भी कहते हैं, साइनोकोबालामिन कहते हैं, इसे कोबालामाइड कहते हैं, इसे कोबाला अमीन कहते हैं, इसे एंटी परनीशियस फैक्टर बोलते हैं। क्लियर हो गया बेटा? विटामिन B12 को कोबालामिन, साइनोकोबालामिन, कोबालामाइड, कोबालामाइन और एंटी परनीशियस फैक्टर भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, दो कहा है कि विटामिन एक बहुत B12 बहुत पोटेंट विटामिन है, वाटर सॉल्युबल है और क्या करता है, जिसकी कमी की वजह से परनीशियस अनीमिया हो जाता है। ओके, फिर हमने इसके सोर्सेज देखे हैं। बेटा याद रखना, विटामिन B12 जो है इसका जो मेजर सोर्स है वो है एनिमल सोर्स है। जो भी वेजिटेरियन होते हैं तो अक्सर वेजिटेरियंस जो होते हैं उनको B12 की कमी रहती है, तो इसलिए उनके अंदर फटीग, वीकनेस के चांसेस, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, खुसूसन वुमेन्स में। ठीक है, तो अब प्लांट में जो होगा तो ज़ाहिर के जो मेजर सोर्स होंगे वो लीवर होगा, किडनी होगा, और इसके अलावा मिल्क, एग, योक, चीज़, ये सारे इसके सोर्सेज हैं। ओके, इसके अलावा भी हमारे जो अपना जो इंटेस्टाइन है, तो वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो विटामिन B12 को प्रोड्यूस करते हैं। बस अब तीसरी बात हम कर रहे हैं सोर्स की। दिस विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में। तो इसीलिए अगर हमारा आउटर सोर्स ना भी हो तो ये हमारा जिस्म इसको खुद भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, तो विटामिन B12 is found only in the food of animal origin। तो मैंने क्या कहा था कि ये एनिमल सोर्स का इसका सोर्स होता है। तो उसमें मेजर क्या है, लीवर, किडनी, होल मिल्क, एग, फिश, चीज एंड मसल। ओके, तो प्लांट्स के लिए क्या कहा कि जो इसमें नहीं होता, बहुत कम होता है, लेग्यूमेंट्स में होता है, और वो भी कंटेमिनेटेड विद बैक्टीरिया होते हैं जो कि इंटेस्टाइन में जाकर आपके विटामिन B12 पैदा करते हैं। क्लियर? तो फिर इसके बाद हमने इसकी केमिस्ट्री को देखना है। केमिस्ट्री में क्या है जी, विटामिन B12 कंटेन कोबाल्ट। ठीक है, कोरिन रिंग होती है और उसके अंदर क्या होता है, कोबाल्ट। जैसे आयरन है, Fe होता है, ये देखिए आयरन है, ये कॉपर है, तो ये कोबाल्ट। ये वाहिद ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये वाहिद विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, B12 में। इसलिए तो और ये देखिए, इट इज़ ए वाटर सॉल्युबल, ये वाटर में सॉल्युबल होता है और ये हीट स्टेबल होता है। ठीक है, अगर आपकी अल्कलाइन सोल्यूशन होगा तो उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्टेबल एट न्यूट्रल pH एंड डिस्ट्रॉयड एट अल्कलाइन pH। अच्छा जी, हमने अब विटामिन B12 की केमिस्ट्री तो पढ़ ली कि ये वाटर सॉल्युबल है, तो इसके अंदर कोबाल्ट है। ये वाहिद विटामिन है जिसके अंदर
कोबाल्ट मौजूद है। ओके, अच्छा ये भी बताया कि ये जो है स्टेबल होता है इन न्यूट्रल में, लेकिन अल्कलाइन में ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके अलावा हीट भी स्टेबल होता है। तो जहाँ तक बात करते हैं, देखिए हमने पहले कह दिए कि विटामिन जो है B12 वो एनिमल सोर्स है, ज़्यादातर एनिमल सोर्सेस में पाया जाता है। ठीक है, अगर आपने लीवर लिया है, किडनी लिए हैं, या कोई मिल्क एग लिए है और उसके अंदर विटामिन B12 मौजूद है, तो मकसद ये है कि अब इसकी अब्जॉर्प्शन कैसे होगी, इसकी अब्जॉर्प्शन कैसे होगी, किसकी भला, विटामिन B12 की। देखिए आपके पास ये विटामिन B12 प्लस फूड है, ठीक है। तो जब ये स्टमक में जाएगी, जब ये स्टमक में जाएगी तो सबसे पहले ये किसके साथ अटैच हो जाएगी, इट विल अटैच विद आपकी प्रोटीन। क्या करेगा, प्रोटीन के साथ ये प्लस B12 कॉम्प्लेक्स बना देगा। ओके, अब इसके ऊपर एक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में जो प्रोटीएसेस एंजाइम जैसे पेप्सिन भी कह लें, वो एंजाइम्स इनके ऊपर क्या करेगा, एक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या कर लेगा, B12 को सेपरेट कर लेगा, B12 को। आप देखो खुराक से, ये फूड से विटामिन B12 अलहदा हो चुका है। ओके, अब ये जो विटामिन B12 है ये एक कम्प्लेक्स बनाएगा, एक इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, उसके साथ एक कम्प्लेक्स बनाएगा। अब आप कहेंगे कि ये इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ पे मौजूद होता है, हमने कहा था ना कि स्टमक है, ये देखिए ये स्टमक है, तो ये वाला पोर्शन पैराइटल सेल होता है, तो ये पैदा करते हैं, इसके जो सेल होते हैं ना इसके, ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, विटामिन B12 ये पैदा करते हैं। ओके, तो अब सॉरी ये इंट्रिंसिक फैक्टर पैदा करता है। अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर जब ये जाएगा किधर वाला, आइलियम में, इलियम में, ठीक है ना, आइलियम, ठीक है, इलियम में चला जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन, अपना स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 होते हैं ना, हैं क्या, कौन कौन सा, ड्यूडिनम, जिजुनम और इलियम। तो इलियम की वाल से ये B12 जो होगा ये आसानी से एब्जॉर्ब होकर पोर्टल सर्कुलेशन में चला जाएगा, पोर्टल सर्कुलेशन में चला जाएगा। कौन सा बोला, B12। फिर देखें फूड में B12 स्टमक में गई तो उसमें प्रोटीन के साथ वो अटैच हो गई। अब प्रोटीन के साथ जब अटैच हुई तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्रोटीएस एंजाइम ने उनको अलहदा कर लिया, किसको बोला, B12 को। फिर यहाँ B12 किससे अटैच हो गई, इंट्रिंसिक फैक्टर से। इंट्रिंसिक फैक्टर एक प्रोटीन है, ये किससे पैदा हुई, पैराइटल सेल से। ये जो है ना लाइनिंग होती है किसकी बोला, जो कार्डी फंडस रीजन होता है तो उसका कार्डी ये बनाता है। तो ये कम्प्लेक्स जब जाता है इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर से ये अलहदा हो जाता है, तो B12, और B12 सीधा अपना स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में जाकर अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, हम इसकी स्टडी कर लेते हैं। देखिए वो कहता है कि ऑन एंट्री इनटू द स्टमक विटामिन फर्स्ट गेट बाउंड विद द प्रोटीन, फिर फ्रॉम प्रोटीन इट इज गेट रिलीज, ये रिलीज हो जाती है बाय द गैस्ट्रिक HCl एंड पैंक्रियाटिक प्रोटीएस, तो प्रोटीएस से ये अलग हो जाती है। देन इट इज बाउंड टू द इंट्रिंसिक फैक्टर, तो तब ये बाउंड हो जाती है टू द इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, प्रोड्यूस बाय द गैस्ट्रिक ग्लूकोजा प्रेजेंट इन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है किसमें, इन द फंडस ऑफ स्टमक, और यहाँ पे पैराइटल सेल होते हैं तो ये वो पैदा करते हैं। ओके, द विटामिन इंटेस्टाइन, द विटामिन B12 इंटेस्टाइन, B12 एंड इंट्रिंसिक फैक्टर कम्प्लेक्स, ये कम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, कहाँ जाता है, इज कैरीड टू द इलियम, इलियम में चला जाता है,
है स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा हिस्सा, एंड इज रिलीज्ड विटामिन इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द पोर्टल सर्कुलेशन थ्रू इलियल सेल, इलियल सेल से निकलकर ये सीधा पोर्टल सर्कुलेशन होती है जो लीवर की तरफ जाती है, उसमें चला जाता है। तो बाइल और बाइकार्बोनेट्स, ये बाइल कौन पैदा करता है? ये गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, पैदा लीवर करता है। और बाइकार्बोनेट्स ये भी पेंक्रियाटिक जूस में भी होते हैं और बाइल जूस में भी होते हैं। आर रिक्वायर्ड फॉर दिस एब्जॉर्प्शन, इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए इसकी ज़रूरत होती है। अब कहते हैं कुछ फंक्शन की डिस्कस करते हैं। B12 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने एनीमिया का जिक्र कर चुके हैं, परनीशियस एनीमिया। तो इसका मतलब है जब अनीमिया होगा तो आरबीसी की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसलिए इसका पहला फंक्शन क्या होता है? एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है? आरबीसी का बढ़ना। तो अगर B12 की कमी हो जाएगी तो वो क्या करेगा? आरबीसी की प्रोडक्शन को कम कर देगा और पेशेंट में अनीमिया पैदा हो जाएगा। अलोंग विद द फोलिक एसिड, अलोंग विद द फोलिक एसिड, vitamin B12 is actively involved in the development of RBCs. ओके, ये खुद नहीं बल्कि फोलिक एसिड के साथ मिलकर RBCs की डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है। ओके, तो इस तरह जाओ, ठीक है। फिर WBCs हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल है, ठीक है। और देखिए, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ WBCs एंड थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को होता है ना, इनके सेल, यानी कि आरबीसीज को भी असर कर रहा है, वाइट ब्लड सेल को भी कर रहा है और प्लेटलेट्स को भी कर रहा है। तो यहाँ थ्रोम्बोसाइट्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन क्यों बनाना, वो कहता है कि जो ये विटामिन B12 है, इट इन्वॉल्व एक्टिवेट अमाइनो एसिड्स। एक्टिवेट प्रोटीन कहाँ से बनेगी? अमाइनो एसिड से। तो ये अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए। देखिए, अब पहला काम क्या है? आरबीसीज को बनाना, WBCs को बनाना, फिर उसके बाद प्रोटीन की सिंथेसिस को एक्टिवेट कर देना। और आखिर में क्या होता है? आइसोमेराइजेशन। कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें आइसोमेरिज्म होती है, तो उन रिएक्शन को ये क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, वेरियस आइसोमेराइजेशन रिएक्शन आर इन्फ्लुएंस्ड ड्यू टू द कोबालामिन, ठीक है, ड्यू टू द कोबालामिन। ओके ना, ये इस तरह से कोबालामिन से। तो अब हमने फंक्शन में, अब नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ मेथोनिन, ठीक है। अब देखो, होमोसिस्टीन होता है, होमोसिस्टीन जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मेथोनिन में, ठीक है। और मेथोनिन जो है ना आगे आरबीसीज प्रोडक्शन में होता है। फॉर्मेशन ऑफ मेथोनिन, इट इज कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ मेथोनिन। तो ये मेथोनिन के बनने में इन्वॉल्व होता है B12। ओके, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो होमोसिस्टीन यूरिया हो जाएगा। फिर रिसाइकल ऑफ द फोलेट पोल, क्या? रिसाइकल ऑफ द फोलेट पोल, यानी कि फोलिक एसिड। कहता है बाय द ट्रांसमिथाइलेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ मिथाइल ट्रांसमिथाइलेशन, ये प्रोसेस है, रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। B12 जहाँ होता है तो वो मिथाइल के ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है, तो फोलिक एसिड दोबारा बन जाता है। अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो फिर मिथाइल फोलेट बन जाएगा, फोलिक एसिड दोबारा नहीं, ट्रांसमिथाइलेशन का अमल नहीं होगा और फोलिक एसिड अवेलेबल नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो फोलेट है ना, वो पूल ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो ये B12 की मौजूदगी की वजह से, अगर B12 नहीं होगा तो ये फोलेट पूल भी नहीं होगा, ठीक है ना। फिर लाइपोट्रोपिक फैक्टर्स होता है, फैट सिंथेसिस में लाइपोप्रोटीन, लाइपोट्रोपिक इफेक्ट होता है, तो वो भी विटामिन B12 रोल प्ले अदा करता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है कि फैट बनने के अमल में, तो वहाँ पे जो एंजाइम का काम करता है, वहाँ पे ये लाइपोट्रोपिक फैक्टर का काम करता है। कौन? B12,
ठीक है। अगर B12 नहीं होगा तो विटामिन जो है फैट की सिंथेसिस भी डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, फिर इसके बाद है सिंथेसिस किसकी, ये तो इसका मतलब है ये प्रोटीन में, लिपिड में, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में एक अहम रोल अदा करता है। ओके, समझ आ गया ना, किस में, प्रोटीन में, हाँ, लिपिड्स में, और लिपिड, प्रोटीन लिपिड्स को बनने में एक अहम रोल, न्यूक्लिक एसिड बनने में एक अहम रोल अदा करता है। ठीक है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी काज पर्निशियस अनीमिया। हमने पहले देखें, आपके पास विटामिन B12 की कमी होगी तो एक अनीमिया होगा, उसका नाम क्या होगा, पर्निशियस अनीमिया होगा। ठीक है। अगर विटामिन B12 भी बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद हो नॉर्मल में, फिर डेफिशिएंसी किसकी वजह से होगी, मेनली जो होते हैं ना वो इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से। इंट्रिंसिक फैक्टर होता नहीं है जिसकी वजह से विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो मोस्टली इस वजह से भी हो जाती है। जब देखे द मोस्ट कॉमन, फिर दूसरा ये भी होता है कि परनिशियस अनीमिया जो है ना वो किस वजह से होता है कि कोई ऐसी एंटीबॉडीज पैदा हो जाती हैं जो इंट्रिंसिक फैक्टर पैदा तो होती हैं लेकिन उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जब इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं होगा तो B12 की एब्जॉर्प्शन कैसे होगी। यानी कि एक तो इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन जो है वो कम हुई है, दूसरा इसकी डिस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा हो गई है। ओके, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द pernicious anemia is failure of absorption of vitamin B12, कि विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन नहीं होती जिसकी वजह से, तो ठीक है, तो B12 रादर देन डाइटरी डेफिशिएंसी, ये नहीं कि डाइट में B12 होता है उसकी वजह से पर्निशियस अनीमिया कमी की वजह से नहीं हुआ, किसकी कमी की वजह से हुआ है, इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से। दिस कैन बी रिजल्ट of the failure of the intrinsic factor section, कि इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से हुआ, और फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज। तो एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडीज ने क्या किया, अभी ये इंट्रिंसिक फैक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो जिसकी वजह से अनीमिया हो गया। तो लेकिन फिर भी वो कहता है कि अनीमिया जो होता है ना ऑफ विटामिन B12 इज रेयर ड्यू टू द टिश्यू फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। टिश्यू फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से कम होता है, बाय द डेफिशिएंसी इम्पेयर द मेटाबॉलिज्म ऑफ फोलिक एसिड की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर भी अनीमिया होता है। और वो मैंने आपको पहले बताया था कि जो अपना फोलेट पूल जो है, ठीक है ना, B12 ट्रांसमेथाइलेशन करता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये इस तरह तो फोलिक एसिड जो है ना वो इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है, वो अलहदा ही नहीं होता, ठीक है, वो मिथाइलेटेड होता है, डेट डिस्टर्ब्स, ठीक है। इसका मतलब है जब ये चीज़ें होंगी तो इरिथ्रोपोइसिस का अमल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जब इरिथ्रोपोइसिस ही नहीं होगी B12 भी नहीं बनेगा, B12 और फोलिक है, तो उससे एक इमेच्योर प्रिकसर ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स बन जाएंगे, प्री मेच्योर बन जाएंगे, बड़े साइज के होंगे। तो इसलिए विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से जो ये अनीमिया हो जाता है उसे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया के RBCs का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो फिर कुछ ये कंडीशन लिखता है कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन किस तरह कम होती है। देखिए, एक तो यही होता है कि गैस्ट्रिक रिसेक्शन हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा ये अपना पेंक्रियाटिक ऑपरेशन की वजह से, और फॉर्मेशन विद टेप वर्म, इन्फेक्शन टेप वर्म से हो जाती है। तो टेप वर्म भी B12 इस्तेमाल कर रहा होता है और हमें भी ज़रूरत होती है। तो जैसे जैसे टेप वर्म ज़्यादा होगा B12 की कंजप्शन ज़्यादा होगी और हमारे लिए अवेलेबिलिटी कम होगी, ठीक है ना। फिर इसी तरह कुछ ड्रग्स भी होती हैं जिनकी वजह से जो होता है ये अपना पर्निशियस अनीमिया हो जाता है, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट टुडे आवर लेक्चर। ये B12 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लियर हो गया जी, अल्लाह हाफिज़।